विज्ञान का यूनिट 11 है ये 11 विकासात्मक संगठनात्मक विकास है। संगठनात्मक विकास की परिभाषा तथा प्रासंगिकता देख लेते हैं। परिवर्तन को मान लेना और स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, यही हमारा क्या है, परिवर्तन का मेन लक्ष्य है। और इसके बाद संगठनात्मक विकास की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, संगठनात्मक विकास यानी ओडी को सामाजिक क्रिया के माध्यम से शैक्षणिक अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास दोनों के लिए एक क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। बेनिस के अनुसार संगठनात्मक विकास किसी भी परिवर्तन की प्रक्रिया है और एक बारीक शिक्षित रणनीति है जो संगठनों के विश्वासों, मूल्यों और संरचना को अद्यतित करती है ताकि वे बदलते समय के लिए बेहतर अनुकूलन कर सके। आगे कमिंग्स ने कहा है कि ओडी जो है संगठनात्मक प्रभावशीलता के सुधार के दृष्टिकोण से संगठनात्मक रणनीतियों, संरचना और प्रक्रियाओं के नियोजित विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु व्यवहार विज्ञानी संबंधी ज्ञान का एक व्यवस्थित उपयोग है। अच्छा, बेल और फ्रेंच के अनुसार ये जो संगठनात्मक विकास है इसकी कुछ बिंदुएं हैं। 3 बिंदु इन्होंने बताई है। पहला है अभिविन्यास। अभिविन्यास में आता है संगठन के लिए अनुकूलन और ध्यान देने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की योजना करना यानी प्लानिंग करना। दूसरा आता है हमारा लक्ष्य यानी टारगेट। संगठन का मानवीय पहलू जो है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रियाओं में प्रकट होता है। तीसरा आता है सेटिंग, वास्तविक जीवन संगठन। ठीक है, हकीकत जो है जीवन का, उसे संगठन को विकसित करना। बियर ने ओडी के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। बियर जो थे उन्होंने ओडी यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के विकास के कुछ उद्देश्य बताए हैं। संगठन की संरचना, रणनीति, प्रक्रियाओं, लोगों और संस्कृति के बीच सुसंगत में सुधार करना इसका काम है। दूसरा इन्होंने बताया संगठन के लिए नवीन और रचनात्मक समाधान तैयार करना। इन्होंने तीसरा बताया है स्वनवीनीकरण क्षमता विकसित करने के लिए संगठनों को सक्षम बनाना। ठीक है, ये 3 प्रमुख कारक ओडी संबंधी रणनीतियों की आवश्यकता में योगदान करते हैं। प्रथम, वैश्वीकरण। सरकारों, नेतृत्व, देशों तथा स्वयं बाजारों में परिवर्तन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बदलाव की ओर ले जाना। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी उन तरीकों को बदल रही है जिसमें सूचना का उपयोग किया जाता है। लागतों की गणना कैसे की जाती है और कार्य कैसे किया जाता है। तीसरा इसका है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक बड़ा यानी पूरे विश्व में हम बाजार या अपने सामान को कैसे इधर से उधर करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप प्रबंधकीय नवाचारों ने नए संगठनात्मक रूपों के गठन को गति दिया है। ओडी की प्रासंगिकता और जवाबदेही लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि संगठन एक जटिल यानी बहुत ही बड़ा और तनावपूर्ण और लगातार बदलती दुनिया के तहत प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। चुनौती का भी सामना करना पड़ता है, बहुत नुकसान भी होता है, कभी लाभ होता है तो नुकसान भी होता है। यह उन्हें इष्टतम तरीके से स्वयं को बदलने में सहायता करती है। संगठनों के अलावा ओडी संगठनात्मक परिवर्तन जो है या डेवलपमेंट आप कह सकते हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है जो इस क्षेत्र में अपनी आजीविका कैरियर बनाते हैं। जैसे किसी संगठन में सलाहकार या क्लाइंट के रूप में कई संगठनों के संलग्न बाहरी सलाहकार होते हैं। ठीक है, आगे ओडी प्रबंधकों एवं प्रशासकों जैसे पेशेवरों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि वे, जैसे कोई हो जाता है ना कि मतलब आपका कोई जॉब है, आप उसमें करना चाहते हो, आप काउंसलिंग में करना चाहते हो, आपके लिए क्या हेल्पफुल होगी, तो वो सारी बातें इसमें आ जाती है। अच्छा, ओडी का हम ना मॉडल देखते हैं अब, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे कुछ मॉडल दिए हुए हैं, निर्देश मॉडल, वो देख लेते हैं। संगठनात्मक विकास के निर्देश और मॉडल। ठीक है, संगठनात्मक परिवर्तन 2 मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। एक जो इससे संबंधित है कि क्यों और कैसे परिवर्तन होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। और दूसरा
जो इससे संबंधित है कि कौन सा व्यवहार या क्रिया परिवर्तन का कारण बन सकता है। मतलब ऐसा कौन सा बिहेवियर है आपका जो आपके परिवर्तन का कारण बन सकता है और उसे दिशा प्रदान कर सकता है, मतलब कोई एक लक्ष्य दे सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें दो परिवर्तन के बताए गए हैं। लेविन का देख लेते हैं। लेविन का परिवर्तन का सिद्धांत ये रहा है कि मॉडल परिवर्तन का 3 चरणीय निर्देश लेविन के अनुसार कर्ट लेविन के लिए मानव व्यवहार को एक दूसरे के विरोध में काम करने वाली कई सक्रिय शक्तियों के रूप में देखा जाता है। 3 स्टेप मॉडल की अंतर्निहित धारणा यह है कि इन सक्रिय बलों के संतुलन में बदलाव करके व्यवहार को एक अनुकूल दिशा में बदला जा सकता है, यानी निर्देशित किया जा सकता है कि हाँ, ये आपका सीधा लक्ष्य जाता है, आप इसके लिए आप काम कर रहे हो या व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हो। संगठनों में प्रोत्साहन तथा समूह अपेक्षाओं जैसी ताकतें एक दूसरे के विरोध में काम करती है, जबकि पहले वाली एक प्रेरक शक्ति है तथा बाद वाली निरोधक। निर्देश मॉडल के अनुसार परिवर्तन को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। अनफ्रीजिंग, चेकिंग और रिफ्रीजिंग, ये हम यूनिट 9 में भी पढ़े थे। फिर से रिवाइज कर देते थे। अनफ्रीजिंग संगठन के अपने मानदंड और काम करने के स्थापित तरीके हैं, इसलिए पहला कदम कठोर प्रथाओं को बरकरार रखने वाली ताकतों को कम करने, उन प्रथाओं को शिथिल बनाने यानी संतुलित करना, और साथ ही साथ कर्मचारी के व्यवहार को कठोर प्रथाओं से दूर करने वाली ताकतों को बढ़ाया जाना चाहिए। यह चरण संगठनात्मक सदस्यों को आगामी परिवर्तन के लिए तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वे में है। दूसरा परिवर्तन या फिर मूविंग था ना हमारा, चेंजिंग यानी परिवर्तन, संक्रमण भी इसको कहते हैं। इस चरण में परिवर्तन का वास्तविक परिचय और कार्यान्वयन शामिल है। यह हम उस नए संतुलन की ओर बढ़ते हैं जिसे हासिल किया जाना था। ठीक है, जो हम चाहते थे कि हमें ये प्राप्त हो। कोई 3 स्तरों पर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। पहला स्तर होता है व्यक्तिगत, यानी कि हमारा पर्सनल बिहेवियर में हम क्या कहते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा ग्रुप वाला। ठीक है, और तीसरा जैसे कि दूसरा संरचनात्मक स्तर पर संगठन के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन होंगे, रिपोर्टिंग, संबंध और पुरस्कार प्रबंधन। और तीसरा हमारा पारस्परिक स्तर पर हमें अपेक्षाकृत कम संघर्षों के साथ मजबूत पारस्परिक विश्वास और अधिक खुलापन देखना चाहिए। परिवर्तन के दौरान जारी रखने पर ये प्रक्रियाएं सहायक होती है। तीसरा हमारा इसका चरण था रिफ्रेजिंग, फ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफ्रेजिंग। तो रिफ्रेजिंग यह अंतिम चरण है हमारा परिवर्तन मॉडल का। एजेंट को संगठन में एकीकृत किया जाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, एकता बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य एक ऐसी संतुलित व्यवस्था प्राप्त करना है जहां परिवर्तन संगठनात्मक मानदंडों और मूल्यों का एक हिस्सा है। इसलिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं और प्रबंधन प्रणालियों में नए परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जा सकता है और बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा परिवर्तन का 3 चरण लेविन के अनुसार संगठनात्मक विकास के मॉडल। ठीक है, फिर हम आता है क्रियात्मक नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं आपको, ये भी लेविन्स के अनुसार ही है। थ्री स्टेप मॉडल, ये भी 3 स्टेप मॉडल है हमारा। क्रियात्मक अनुसंधान निर्देशन, ये भी लेविन्स का ही है, ये भी 3 स्टेप मॉडल है। समस्या की इसमें आता है समस्या की पहचान, प्रवेश यानी एंट्री करना कि समस्या क्या है, पहले तो हम वो जानेंगे, उसके बाद ही उसका कुछ कर सकते हैं। फिर एक व्यवहार विज्ञापन विशेषज्ञ, संविदाता, तो समस्या का समाधान तो हम समझ सकते हैं कि प्रवेश करना। यह कदम तब शुरू होता है जब यह माना जाता है कि संगठन में एक या अधिक समस्याएं मौजूद है, एक प्रॉब्लम है या बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसका पहचान करना। ठीक है, दूसरा आता है एक व्यवहार में विज्ञान विशेषज्ञ यानी कि परामर्श, काउंसलर। इस चरण में भर्ती किया गया विशेषज्ञ एक संगठनात्मक विकास ओडी पेशेवर हो सकता है, जैसे कि ऊपर हमने पहले ही पढ़ चुका है, संगठन में परिवर्तन की योजना बनाना, प्लानिंग करना, उसे क्रियान्वित करना, फिर उसे लागू करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, जिससे कि एक खुला और
सहकारी संबंध बनाया जा सके। ठीक है, तो पहले पहचान करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और डायग्राम बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। तीसरा आता है आंकड़ा एकत्र करना और प्रारंभिक निदान। निदान यह चरण ओडी पेशेवरों द्वारा संगठनात्मक सदस्यों के साथ मिलकर पूरा किया जाता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो भी सहकर्मी लोग होते हैं उनके साथ मिलकर के ये काम किया जाता है। विचार यह है कि समुचित एवं पूर्ण जानकारी एकत्र किया जाए, मतलब आधा अधूरा ज्ञान नहीं चलेगा, यहाँ पे पूरा ज्ञान चलेगा आपका। ठीक है, पूरा आपको जानकारी रिसर्च करके लाना है। उसके बाद कुछ होगा, अवलोकन होगा, साक्षात्कार होगा, निष्पादन होगा, आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा, जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो उसका समाधान निकाला जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। चौथा था इसका चरण प्रमुख या समूह को प्रतिक्रिया। यह चरण क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण की सहयोगी प्रकृति को दर्शाता है। जानकारी जो है एकत्र करने के बाद पेशेवर एक टीम मीटिंग में नैदानिक निष्कर्षों के आधार पर प्रतिपुष्टि करते हैं। मतलब हम क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है कि हम मीटिंग बैठाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, भाई ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसकी जानकारी लेते हैं और उसका ये करते हैं। ये हमारा लेविन्स का दूसरा सिद्धांत था, क्रियात्मक अनुसंधान निर्देश यानी मॉडल उसका था। 2-3 पॉइंट लिखना काफ़ी है। फिर हम दूसरा इसका देख लेते हैं, हाँ ये वाला देखेंगे हम, संगठनात्मक विकास, हस्तक्षेप, प्रवेश और अनुबंधन। हाँ, संगठनात्मक विकास के संबंधित हस्तक्षेप यानी कि बाधा। संगठनात्मक विकास या ओडी हस्तक्षेप ऐसे कार्यक्रम है जो संगठनात्मक समस्याओं को हल करने या संगठनात्मक लक्ष्य की ओर बढ़ने से संबंधित योजना द्वारा विकसित किए जाते हैं। ठीक है, इन नियोजित कार्यक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यस्थल पर कामकाज सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और पारस्परिक व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। निदान के दौरान पहचानी गई समस्याओं जैसे कार्य निष्पादन कौशल, कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रेरणा, इन सब में क्या किया जाता है और प्रौद्योगिकी को ओडी हस्तक्षेपों द्वारा समाधान हेतु लक्षित किया जाता है, यानी कि टारगेट किया जाता है। जब परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हस्तक्षेप संगठनों को उनकी वर्तमान स्थिति से आदर्श स्थिति में परिवर्तित करने के हेतु मदद करते हैं। अच्छा, मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप। तो मानव प्रक्रिया के हस्तक्षेप में इसको हम कहेंगे हम HRM। ठीक है, मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप में संगठन के लोगों और उन प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनके द्वारा वे संगठन के दृष्टिकोण और लक्ष्य को पूरा करते हैं। ठीक है, जिसे HRM के थ्रू हम इस हस्तक्षेप के थ्रू हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं। ठीक है, संचार दलों में निर्णय लेना, समस्या समाधान और नेतृत्व जैसी प्रक्रियाएं इस हस्तक्षेप के अंग है। ठीक है, वे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में निहित है, बटे हुए हैं, जहां सामाजिक संदर्भ, समूह की गतिशीलता और सामाजिक संबंध प्रमुख तत्व है। यहाँ अंतर्निहित धारणा यह है कि संगठन के सदस्यों की संतुष्टि से संगठनात्मक प्रभावशीलता हासिल होगी। इस श्रेणी में 3 हस्तक्षेप शामिल है जो व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर काम करते हैं। प्रक्रिया परामर्श, द्वितीय पक्ष हस्तक्षेप और दल निर्माण। इसके अलावा तीसरा जो पक्ष है इसका प्रणाली और संगठनात्मक, मतलब इसमें भी वही पहले वाला है हमारा पर्सनल व्यक्तिगत, दूसरा आता है सामूहिक ग्रुप वाला, तीसरा संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल हस्तक्षेप। तो प्रक्रिया परामर्श एक प्रक्रिया सलाहकार संगठन के भीतर समूह की गतिशीलता और पारस्परिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब समूह का जो है वो गतिशील स्पीड कैसा चल रहा है समूह का, ठीक है, उस पर गौर करते हैं। और पारस्परिक संबंधों मतलब आसपास का जो भी संबंध है हमारा वो कैसा है, लोगों बाहर के लोगों से हमारा संबंध कैसा है। ठीक है, कोई कंपनी जो होती है सिर्फ अपने राज्य में तो काम नहीं करती है, बाहर के लोगों दूसरी कंपनियों से मिलती है ना, उनके साथ मिलकर काम करती है, अपने काम को और बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, उनका उद्देश्य सदस्यों को मार्गदर्शन करना है ताकि वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके। वे कार्य संबंधी संचालन के निदान में सहायता करते हैं और निदान किए गए मुद्दों में अनुकूलित समाधान बनाते हैं। ठीक है, तो ये परामर्श का काम होता है। काउंसलर का काम होता है कि प्रक्रिया सलाहकार अक्सर संवेदनशील होते हैं,
मानदंडों जैसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं और ये आमतौर पर समूह के स्तर पर उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। तृतीय पक्ष हस्तक्षेप यह विशेष रूप से पारस्परिक व्यावसायिक संबंधों के मुद्दे पर निर्धारित होते हैं और इसे पिछले हस्तक्षेप का एक रूप माना जाता है, यानी कि ये वाला हमारा प्रक्रिया परामर्श का ये एक रूप माना जाता है। जब ये चरम हो जाए और कार्य के संचालन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें हल करने के लिए एक तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप फायदेमंद होगा। वे सौदेबाजी, सुलह और समूह समस्या समाधान जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तर पर काम किया जाता है। जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, दो भाई बहन के बीच झगड़ा हो रहा है तो मम्मी पापा तीसरे पर्सन बन के जाते हैं उनके बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए। तो यही वाला काम होता है तृतीय पक्ष, यानी थर्ड पर्सन का काम होता है। हमारे व्यक्तिगत पर्सनल समूह पे भी होता है और ग्रुप में भी होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा दल निर्माण, यानी कि दल मतलब होता है टीम। टीम निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संगठन में अधिक से अधिक कार्य दलों को ही सौंपे जाते हैं, मतलब किस ग्रुप को ही सौंपे जाते हैं। इसलिए जब एक दल को ऐसे कार्य एक साथ काम करने में कठिनाई हो रही है जहां उन्हें एक साथ काम करने की आवश्यकता है, जब हमको एक साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही है और हमको काम प्रेजेंटेशन क्या है कि हम 2-3 ग्रुप में ही मिल करके कर सकते हैं और हम अकेले करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमको साथ में करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी इनमें भी क्या होता है, हमको परिवर्तन चेंज लाने की जरूरत होती है। यहाँ भी हमारा HRM काम करता है, ठीक है। संगठन टकराव बैठक, अंतर समूह संबंध, बड़े समूह से हस्तक्षेप, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लिख सकते हैं उसमें। मानव संसाधन प्रबंधन हस्तक्षेप, अच्छा इसमें आता है लक्ष्य निर्धारण, मतलब अपना टारगेट सेट करना, निष्पादन का मूल्यांकन। इस हस्तक्षेप का उपयोग अक्सर कर्मचारियों तथा दलों को निष्पादित संबंधित प्रतिपुष्टि उत्पादन करने और देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे उनकी ताकत, कमजोरी और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, जांचा जाता है कि क्या क्या खामियां हैं उनमें, क्या क्या फ़ायदे हैं उनमें, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें, सब चीज़ का मूल्यांकन करके जांच पड़ताल करके उनका ये किया जाता है, मानव संसाधन प्रबंधन किया जाता है। पुरस्कार प्रणाली, ठीक है, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको नौकरी में और ऊंचा पद दिया जाता है, उसकी वेतन बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ये सब काम किया जाता है। और रणनीति हस्तक्षेप, यह हस्तक्षेप एक कंपनी के आंतरिक कामकाज और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सेतु का काम करता है, यानी पुल, ब्रिज का काम करता है ताकि वह बदलते समय के साथ खुद को बदल सके। यह अर्थशास्त्र, विज्ञान, रणनीतिक प्रबंधन तथा संगठन सिद्धांत, थ्योरी के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। संस्कृति परिवर्तन, इस हस्तक्षेप का उद्देश्य एक ऐसी मजबूत संगठन संस्कृति विकसित करना है जिसमें विश्वास, प्रणाली, मानन, मूल्य और साथ ही व्यवहार सम्मिलित हो। एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति से व्यक्तियों को एक समृद्ध संबंधता का अनुभव हो सकता है, मतलब किसी से हमको रिलेशन का महसूस होगा तब हम उसके साथ और ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ठीक है, और भी अच्छे से प्रदर्शन करते हैं। तो ये टोटल थे हमारे HRM के प्रबंधन, ठीक है। मानदंड, इसके हस्तक्षेप थे, मानव संसाधन प्रबंधन के हस्तक्षेप थे। इसमें बस ये सब कुछ नाम 1-2-4 लिख देने पर भी आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। थैंक यू।